अब हम थेफ्ट के कुछ केसेस के ऊपर आते हैं. फर्स्ट केस इज के एन मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान. Up in this case, there was a senior pilot named Phillips. There was a senior pilot named Phillips. And Phillips was dismissed from the services on the grounds of misconduct. On the grounds of misconduct. यानी यहाँ पे एक सीनियर पायलट होते हैं एंड इनको जॉब से डिसमिस कर दिया गया था बिकॉज इन्होंने कुछ मिसकंडक्ट किया था. अब आगे क्या होता है? देयर वॉज अ जूनियर पायलट नेम्ड के एन मेहरा. देयर वॉज अ जूनियर पायलट नेम्ड के एन मेहरा. And he flew the senior pilot. He flew the senior pilot to Karachi, Pakistan. And here the junior pilot did not obtain any permission. Did not obtain any permission before going into the territory of Pakistan. Here the argument of the junior pilot was that I forgot the track. I forgot the track and that is why I landed up in Pakistan. यानी यहाँ पे जूनियर लॉयर बोलता है कि मैं गलती से सीनियर लॉयर को पाकिस्तान की तरफ लेके चला गया. अब इन दिस पर्टिकुलर केस द जूनियर पायलट वाज अरेस्टेड एंड द केस ऑफ थेफ्ट ऑफ एयरक्राफ्ट was registered against the junior pilot. अब in this particular case KN Mehra argued that he did not have any dishonest intention. And hence he should not be convicted of theft. But the court held that it will be considered to be dishonest intention as he did not obtain the required permissions. He did not obtain the required permission and hence he will be liable for theft. यहाँ पे के एन मेहरा को theft के offense के लिए liable किया गया था. And here a punishment of 2 years was given to the accused. अब in this case 5 ingredients of theft was also given. First here is dishonest intention. अगर आप सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 7 ऑफ बीएनएस में देखोगे एंड सेक्शन 24 ऑफ आईपीसी में देखोगे, यहाँ पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन मींस wrongful loss to a person and wrongful gain to the accused. यानी अगर विक्टिम को wrongful loss हो रहा है एंड accused को अगर wrongful gain हो रहा है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन कमिट हो रही है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि accused की डिसऑनेस्ट इंटेंशन है. फॉर एग्जाम्पल ए इज अ पर्सन, ए बी के घर में जाके थेफ्ट कमिट करता है. अब यहाँ पे अगर थेफ्ट कमिट हो जाता है तो बी को रॉन्गफुल लॉस होगा बिकॉज उसके घर से एक प्रॉपर्टी चोरी हो चुकी है एंड ये प्रॉपर्टी इसके पास नहीं है. तो यहाँ पे रॉन्गफुल लॉस हम इसको बोलेंगे. एंड ए को यहाँ पे रॉन्गफुल गेन हो रहा है बिकॉज ये प्रॉपर्टी उसने परचेज नहीं करी थी, चोरी करके इसने ये प्रॉपर्टी ली है. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए को रॉन्गफुल गेन हो रहा है. लेकिन नहीं अगर फॉर एग्जाम्पल ए बी के शॉप पे जाता है एंड यहाँ से वो कुछ गोल्ड के कॉइन्स खरीदता है. अब यहाँ पे जो ये गोल्ड के कॉइन्स हैं ये बी के पोजीशन से जा तो रहे होते हैं लेकिन हेयर रॉन्गफुल लॉस इज नॉट देयर बिकॉज ए ने यहाँ पे इस गोल्ड कॉइन्स के पूरे पैसे दिए हैं. इसलिए हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते हैं कि शॉपकीपर को रॉन्गफुल लॉस हो रहा है या फिर जो परचेजर है उसको रॉन्गफुल गेन हो रहा है. ये चीज हम यहाँ पे नहीं बोल सकते. तो दिस वाज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट व्हिच वाज dishonest intention to take the property. इसके बाद there will be that property must be movable. ये सेकंड इंग्रेडिएंट हो गया कि अगर आपको थेफ्ट कमिट करना है तो एक मूवेबल प्रॉपर्टी का ही थेफ्ट कमिट हो सकता है, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का थेफ्ट कमिट नहीं हो सकता. इसके बाद थर्ड चीज हो सकती है that the property must be in possession of a person and it must be taken without his consent and the accused must move the property in this case. यानी जैसे उसने प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मूव कर दिया तो वी कैन से दैट द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट इज कमिटेड. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है प्यारे लाल भरगावा स्टेट. अब इस केस में क्या हुआ था? ए वॉज अ पर्सन he took some documents from office and later restored them.
यानी टेम्परेरीली इसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से एक ऑफिस के पेपर अपने घर लेके गया था। कुछ टाइम के बाद ये पेपर्स उसने वापस कर दिए। तो क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि थेफ्ट का ऑफेंस कमिट हो रहा है? Here we can say that the offense of theft is committed because अगर आपने even temporarily dishonest intention से एक movable property को move किया, then we can say that the offense of theft is committed. अब इसके अलावा हमको हायर परचेज एग्रीमेंट के बारे में भी पता होना चाहिए। हायर परचेज एग्रीमेंट, अब इन एग्रीमेंट्स में क्या होता है? दैट द ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द बैंक, ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी रिमेन्स विद द बैंक एंड द कस्टडी ऑफ द प्रॉपर्टी and the custody of the property remains with the purchaser. अगर आपने हायर परचेज एग्रीमेंट को साइन किया है तो यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो बैंक के पास ही रहेगी, लेकिन बैंक आपको इस प्रॉपर्टी की कस्टडी दे देगा। सपोज ए ने एक कार को खरीदा है ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट, तो यहाँ पे जो कार की ओनरशिप है वो बैंक के पास ही रहेगी, लेकिन बैंक यहाँ पे कार की कस्टडी ए को दे देगा। अब आप देखोगे दैट इन मोस्ट ऑफ द हायर परचेज एग्रीमेंट्स, in most of the hire purchase agreements, there is a clause that if the purchaser is unable to pay the installment, then the bank has the right. Then the bank has the right to take back the possession of the vehicle. Take back the possession of the vehicle. यानी अगर यहाँ पे purchaser installments नहीं भर पा रहा है, तो यहाँ पे बैंक के पास राइट होगा कि कार की पोजीशन वापस ले ले। In this particular case, bank will not commit. Bank will not commit the offense of theft. This was held in the case of मैग्मा फाइनेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस जुगल किशोर। ओके, तो ये केसेस आपको याद रखने हैं विद रिस्पेक्ट टू थेफ्ट।